Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your science class. So I am your science teacher and from today onwards I will be taking your science classes. Now in today's class we are going to deal with our chapter number 3rd and the title of the chapter is Combustion and Flame. So बच्चों आज के चैप्टर में हम combustion के बारे में और flame के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हम उसको देखेंगे. तो इंट्रोडक्शन में आपसे कहा है बच्चों, वी हैव read that different kind of fuels are used for various purposes at home, in industries and for running automobiles. तो बच्चों हमने ये रीड किया है कि हम अलग अलग टाइप के फ्यूल्स को यूज करते हैं बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए. जैसे कि घर पे हम फ्यूल्स का यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, अगर हमें ऑटोमोबाइल्स को रन करना है तब हम इनका यूज करते हैं. तो वी आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. तो हम बहुत ज्यादा फेमिलियर है कैंडल के बर्निंग को लेके, राइट. हम अपने घरों में भी कैंडल्स को जलाते हैं. एंड व्हेन द लाइट हैज गॉन वी लिट कैंडल. जैसे लाइट चली जाती है हम तब कैंडल को जलाते हैं, केरोसिन जलाते हैं, गैस चूल्हा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम अपने घर में यूज करते हैं और हम इनको लाइट भी करते हैं. Do you know what is the difference between burning of candle and burning of fuel like a coal? क्या आपको पता है कि क्या डिफरेंस है एक कैंडल के बर्न होने में और एक फ्यूल के बर्न होने में? कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम whereas coal does not. तो बच्चों जो कैंडल होता है वो बर्न होती है एक फ्लेम के साथ, लेकिन जो आपके कोल होते हैं उसमें कोई भी फ्लेम नहीं होते, राइट. सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. ऐसे ही बच्चों बहुत सारे ऐसे अदर मटेरियल्स हैं जो कि विदाउट फ्लेम बर्न करते हैं, राइट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या केमिकल प्रोसेस होता है बर्निंग का एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसको भी हम देखने वाले हैं. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू टर्म्स गिवन है, राइट. इन टर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और उनके मीनिंग्स को भी याद करना है. Now let's start with our very first topic, it is combustion. तो बच्चों combustion क्या होता है? It is a process of burning of substances with the evolution of heat and light. तो बच्चों combustion एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बर्न करते हैं substances को, राइट. और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? हीट एंड लाइट. इट इज अ केमिकल प्रोसेस. ये क्या है बच्चों? केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल योर फ्यूल, राइट, उसको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कि ऑक्सीजन, विद द रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड फ्लेम. और जब वो बर्न होता है तब हमें क्या देखने को मिलता है? हीट देखने को मिलता है, लाइट देखने को मिलता है और इवन फ्लेम भी देखने को मिलता है. The substance that undergoes combustion is said to be combustile. तो बच्चों ऐसा सब्सटेंस जिसमें हमें combustion देखने को मिलता है हम उसको combustile बोलते हैं एंड इसको हम फ्यूल के नाम से भी जानते हैं. अब जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. और कभी कभी जब combustion हो रहा होता है उस टाइम पे हमें लाइट भी देखने को मिलती है ड्यूरिंग द combustion, चाहे वो फ्लेम के फॉर्म में हो चाहे वो ग्लो के फॉर्म में हो सकती है. All fuels are mostly made up of hydrocarbons. अब बच्चों जितने भी ज्यादातर फ्यूल्स होते हैं वो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं. एंड व्हेन अ हाइड्रोकार्बन बर्न्स, जैसे ही जो हाइड्रोकार्बन है वो बर्न होता है, वो जलता है कंप्लीटली, तो वो प्रोड्यूस करता है किसको बच्चों? वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर को. हीट एंड लाइट एनर्जी वो भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज योर मीथेन विच इज CH4, 2O2 विच मीन्स ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड्स हैं एंड ये आपको क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं विच इज CO2 एंड आपको वाटर और एनर्जी देखने को मिलता है. तो ये यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई है, राइट. इन द सेम वे अदर सब्सटेंसेस आल्सो बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सेम बच्चों उसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है वो बर्न होते हैं एयर में और वो फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. Thus we can say that burning substance undergo oxidation. तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि जो burning substance है वो किसके अंडरगो जाता है? वो ऑक्सीडेशन के अंडरगो जाता है. इन अदर वर्ड्स जो combustion है that is oxidation, right. combustion क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे with the evolution of heat and light. At times जो combustion होता है उसको कंपेन करने के लिए क्या होता है बच्चों? The production of sound as well, right. कभी कभी जब आप combustion करते हो तो आपको कुछ साउंड भी सुनाई देता है. The sound produced may be by a hissing sound
क्रैकलिंग साउंड और एन एक्सप्लोजन। अब ये जो साउंड होता है वो हिसिंग साउंड भी हो सकता है, क्रैकलिंग साउंड भी हो सकता है, इवन जो एक्सप्लोजन के साउंड होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको क्या करना है, अपने स्कूल में परफॉर्म करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो हम देखने वाले हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो बच्चों ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत ही रेडिली बर्न हो जाते हैं हम उनको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो पेपर होते हैं, वुड्स होते हैं, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, ये बहुत इजीली बर्न हो जाता है, राइट। तो इसी वजह से हम इसको कंबस्टिबल बोलते हैं। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेडिली बर्न नहीं हो पाते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, मेटल, सेरेमिक्स, इन सब को हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि जरूरी होते हैं किसी भी चीज को जलाने के लिए। तो अ फ्यू कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस आर एज फॉलोज। तो बच्चों कुछ कंडीशंस है जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है कंबशन के लिए। द फर्स्ट वन इज एयर विच इज ऑक्सीजन। यस, अगर प्रेजेंस नहीं होगा ऑक्सीजन का तो आप आग नहीं लगा पाएंगे। तो बर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो तो वो एब्सेंस ऑफ एयर में तो कभी भी नहीं होती है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ऑक्सीजन की हमेशा ही नीड होती है कंबशन के लिए। तो आपको क्या करना है, फिक्स करना है एक लाइटेड कैंडल को ऑन अ टेबल जिसमें कि फ्लेम हो। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक ग्लास चिमनी रख देंगे। नाउ पुट अ वुडन ब्लॉक ओवर द चिमनी। उसके बाद आपको वुडन ब्लॉक रखना है चिमनी के ऊपर, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से क्या करना है, आपको वुडन ब्लॉक रखना है, राइट। तो फ्लेम गोज ऑफ। तो आपने क्या देखा कि जो कैंडल है, जो फ्लेम है वो बुझ गई। लेकिन ये क्यों बुझी? So the wooden block cut off the supply of oxygen to the flame and flame goes off, right? हुआ क्या कि जब हमने वुडन ब्लॉक को ऊपर रखा तो उसकी वजह से जितनी भी ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो बंद हो गई। उसके बंद होने की वजह से ही वो जो फ्लेम था, जो जल रहा था, वो बंद हो गया, राइट, वो बुझ गया। तो ऑक्सीजन इसी वजह से बहुत नेसेसरी होता है कंबशन के लिए एंड ऑक्सीजन ही सपोर्ट करता है कंबशन को। सिमिलरली जितने भी हमारे फायर्स हैं उन सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। Another way of cutting the supply of oxygen to the burning material is to fill the atmosphere around with the carbon dioxide. तो बच्चों another way आप क्या बोल सकते हो कि जब भी आप क्या करते हो, कट करते हो ऑक्सीजन की सप्लाई को, उसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, राइट। The second one is presence of combustible substance. So try to set sand on fire. अब आप क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि आप सैंड पे आग लगा दें, राइट। तो इट विल नॉट कैच फायर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो कभी भी फायर को कैच करेगा ही नहीं। तो सैंड इज नॉट कंबस्टिबल, क्योंकि जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो कंबस्टिबल नहीं होती है। इट इज अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, राइट। तो बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज एसेंशियल फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस। विच मीन्स कि अगर आपको किसी भी चीज को जलाना है तो आपके पास अगर सब्सटेंस भी होना चाहिए जो कि जल जाए। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर ले सकते हो, आप वुड ले सकते हो, वो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो जल सकते हैं। लेकिन अगर हम सैंड की बात करते हैं तो वो तो क्या है बच्चों, नॉन कंबस्टिबल है, वो जल ही नहीं सकता है। So second one is presence of combustible substance. So first one was oxygen and the second was combustible substance. Now coming to ignition temperature. So different substances के बच्चों different ignition temperatures होते हैं. For example, take two pieces of wood. आप दो pieces लेंगे wood के, एक wood होना चाहिए wet और दूसरा होना चाहिए dry. तो अब आप ट्राई करेंगे उनको बर्न करने का, तो आपको क्या फाइंड आउट होगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी वेट पीस है वो फायर को कैच नहीं कर रहा है, जबकि जो ड्राई वाला है वो बर्न होना स्टार्ट हो रहा है। सो द वाटर प्रेजेंट इन द वेट वुड डज नॉट अलाउ द पीस ऑफ वुड टू रीच द रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू कैच फायर। तो जो हमारा वेट वुड था, राइट, वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और वाटर के होने की वजह से वो अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे नहीं आ पा रहा है जहाँ पे वो जलने वाला है। So hence the attainment of the correct temperature for ignition is essential for the combustion. तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ignition temperature है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए। Now
द करेक्ट टेम्परेचर इज कॉल्ड दी फ्लैश पॉइंट। तो बच्चों जो करेक्ट क्या है टेम्परेचर है जिससे कि हम किसी भी चीज को जला सकते हैं उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, राइट। नाउ व्हेन द टेम्परेचर रीचेस दिस पॉइंट, जैसे ही जो टेम्परेचर है वो इस पॉइंट तक पहुंच जाता है तो जो सब्सटेंस है वो बर्स्ट हो जाता है इनटू फ्लेम। सो कुकिंग गैस कैच फायर इमीडिएटली। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितनी भी कुकिंग गैसेस होती हैं वो बहुत ही इमीडिएटली फायर को कैच कर लेती हैं। जो स्पिरिट एंड पेट्रोल है, राइट, वो वेपराइज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसी वजह से वो कैच कर लेते हैं फायर को बहुत ही इमीडिएटली। सिमिलरली जो कैम्फर होता है, कपूर होता है, वो भी बहुत ही जल्दी इग्नाइट हो जाता है। एंड जो क्लोथ एंड पेपर होते हैं वो भी इग्नाइट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, राइट। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक। तो बच्चों जो हिस्ट्री रही है मैचस्टिक की वो काफी ज्यादा पुरानी है। और कितनी पुरानी है? मोर देन 5000 ईयर्स अगो बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड था जिसको डिप किया गया था सल्फर में एंड उसको यूज किया गया था एज मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट। जो बच्चों मॉडर्न सेफ्टी मैच है उसको डेवलप किया गया है ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो, विच मीन्स जो हम मैचेस यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 200 ईयर्स अगो ही हमने डेवलप किया है। उससे पहले हम क्या करते थे, एक पाइन वुड को सल्फर में डिप करते थे और उसको ही एज अ मैचस्टिक यूज किया करते थे। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी, ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फोस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च, इन सभी को अप्लाई किया जाता है ऑन द हेड ऑफ अ मैच एंड which is made up of suitable wood. उसके बाद when struck against a rough surface, जो white phosphorus होता है वो ignite हो जाता है due to the heat of friction। तो हम मैचस्टिक को जलाने के लिए क्या करते हैं, फ्रिक्शन का यूज करते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपके मैचस्टिक के टॉप पे, व्हाइट फोस्फोरस होता है जो कि जैसे फ्रिक्शन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो इग्नाइट हो जाता है। दिस स्टार्टेड द कन्वेंशन ऑफ मैच, जिसकी वजह से आपको मैचेस जलती हुई दिखती है। These days, the head of the safety match वो contain करते हैं only antimony, trisulfide and potassium chlorate, and the rubbing surface has powder glass and little red phosphorus। और जो बच्चों rubbing surface होता है जिससे आप मैचस्टिक को क्या करते हैं, रब करते हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, पाउडर्ड ग्लास होता है और बहुत ही कम रेड फॉस्फोरस होता है जो कि लेस डेंजरस होता है। When the match is struck, जब आप मैच को क्या करते हो, स्ट्रक करते हो अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, तो कुछ ऐसा रेड फोस्फोरस होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फोस्फोरस के अंदर। तो बच्चों इसी वजह से ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ इन द मैचस्टिक एंड वो प्रोड्यूस करता है इनफ हीट को ताकि इग्नाइट कर पाए इसको बच्चों एंटीमोनी, ट्राइसल्फाइड एंड इट विल स्टार्ट द कम्बशन। तो इसी तरीके से जो मैचस्टिक है वो काम करती है। Now, you might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? अब आपने सुना होगा कि जब भी किसी पर्सन के क्लोथ में, राइट, अपने कपड़ों में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उस आग को बुझाने के लिए, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हैं। क्या आपको पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? So, does a matchstick burn by itself? क्या आपको लगता है कि जो मैचस्टिक है वो अपने आप जल सकती है? Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? क्या आप किसी भी piece of wood को क्या कर सकते हो, burn कर सकते हो एक अपने lighted matchstick से? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? आपको किसी भी पेपर की या फिर किसी भी केरोसिन की क्यों जरूरत होती है वुड में फायर लगाने से पहले? So, do above experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? तो बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन थे ये हमें क्या बताते हैं कि हर एक सब्सटेंस को फायर कैच करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स की जरूरत होती है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब कि सबसे कम वो टेम्परेचर जहाँ पे फायर को कैच किया जा सकता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। वी फाइंड दैट कम्बस्टाइल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर ऑन बर्न। तो हमें पता है कि जितने भी हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो फायर को कैच नहीं कर सकते हैं until or unless its temperature is lower than its ignition temperature। जब तक कि उस पर्टिकुलर जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा सब्सटेंस है, राइट, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होना चाहिए तभी वो फायर को कैच करेगा। अगर नहीं है तो फायर को कैच नहीं करेगा। You might have seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो कुकिंग ऑयल होता है वो कैच कर लेता है फायर को। व्हेन अ फ्राइंग पैन, जब हम फ्राइंग पैन को क्या करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए
किस पे रखते हैं, बर्निंग स्टोव पे रखते हैं। वैसे ही जो केरोसिन ऑयल है, जो वुड है, वो कभी भी फायर को कैच नहीं करता है खुद से एट द रूम टेम्परेचर। बट अगर हम केरोसिन ऑयल को हीट करें बहुत ही कम, तो बच्चों क्या करेगा, ये फायर को कैच कर लेगा। बट इफ वुड इज हीटेड, लेकिन अगर हम लकड़ी को हीट करते हैं, अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, वो तभी भी क्या नहीं करेगा, फायर को कैच नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इट मीन दैट जो इग्निशन टेम्परेचर होता है केरोसिन ऑयल का, वो कम होता है वुड से। अ कैन फुल ऑफ केरोसिन डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन। अगर आप पूरे एक कैन में केरोसिन को भर के रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वो कभी भी फायर को कैच नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज जो टेम्परेचर होता है केरोसिन का इन द कैन, वो लोअर होता है उसके इग्निशन टेम्परेचर से, इसी वजह से उससे कभी भी आग नहीं लगेगी। इट मीन दैट हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें स्पेशल केयर करना चाहिए इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। The substances which have very low ignition temperature can easily catch fire with a flame. तो बच्चों ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, वो बहुत ही इजीली फायर को कैच कर लेते हैं विद अ फ्लेम, जिसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। नाउ एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, राइट। नाउ बच्चों यहाँ पे अगेन आपको ये एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको अपने स्कूल में परफॉर्म करनी है अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, आपको अकेले नहीं करनी है, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम इस फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे। सो अ फायर कैन बी डिजास्टरस इफ नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम। एक जो फायर है, जब आग लग जाती है, वो बहुत ज्यादा डिजास्टरस हो सकती है अगर हम उसको टाइमली कंट्रोल नहीं करते। तो इसी वजह से हर एक सिटी के पास क्या है बच्चों, फायर स्टेशन है, जहाँ से उनको हेल्प मिलती है। और अगर हम टाइमली क्या करते हैं, फायर स्टेशन से हेल्प ले लेते हैं, तो जितनी भी हमारे डेंजरस चीजें हैं, जितनी भी डिजास्टरस चीजें होने वाली है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। Does your city, town have a fire brigade station? When a fire brigade arrives, what does it do? तो बच्चों आपको बताना है कि आपके सिटी में, आपके टाउन में क्या आपको फायर ब्रिगेड स्टेशन देखने को मिलता है, और अगर है तो उनका काम क्या होता है, वो आके करते क्या है। तो ये क्या करते हैं, इट पोर्स वाटर ऑन फायर। वो जहाँ पे आग लगी होती है वहां पे वाटर को पोर कर देते हैं। Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. अब जो पानी होता है वो क्या करता है, वो कूल डाउन कर देता है किसको, जो भी combustible material है उसको, so that कि उसका जो टेम्परेचर है वो ignition टेम्परेचर से कम हो जाए। अगर ignition टेम्परेचर से कम हो गया तो जो आग है वो बुझ जाएगी, राइट। यही काम होता है वाटर का। This prevent the fire from spreading. इससे हम क्या कर सकते हैं, फायर को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल। जो वाटर वेपर होते हैं बच्चों, वो भी सराउंड करते हैं कंबस्टिबल मटेरियल को और हेल्प करते हैं इसको कट ऑफ करने के लिए, जो भी एयर का सप्लाई हो रहा है उसको कट ऑफ करने के लिए। क्योंकि अगर एयर ही नहीं होगा तो जो फायर है वो बुझ जाएगी, राइट। क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को किसकी जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है आग लगने के लिए। तो द फायर इज एक्सटिंग्विश, और इसी तरीके से जो फायर है, जो आग लग रही है, वो बुझ जाती है। We have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. तो बच्चों हमने ये लर्न किया है कि 3 ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है फायर को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि फ्यूल, एयर और हीट, राइट। हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। और हीट की जरूरत है, हीट की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, सो दैट की जो आग है वो लग पाए, राइट। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपको फायर को कंट्रोल करना है तो ये जो आपके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल फ्यूल या फिर एयर या फिर हीट, इन तीनों में से आपको एक न एक चीजों को क्या करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, उसको वहां से हटाना पड़ेगा, तभी जाके जो फायर है बच्चों वो पुट ऑफ हो सकती है। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of water or to bring down the temperature of the fuel. तो बच्चों जो जॉब होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, वो क्या होता है कि जितनी भी एयर की सप्लाई हो रही है उसको कट ऑफ कर देना, या फिर जो टेम्परेचर है उसको इतना कम कर देना कि वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए और जो आग है वो बुझ जाए, राइट।
You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with blankets to extinguish fire. Can you guess why? तो आप सभी ने ये सुना होगा कि जब किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ब्लैंकेट से उस पर्सन को कवर कर देते हैं और हम फायर को बुझाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि इससे होता क्या है कि जितनी भी एयर की सप्लाई हो रही होती है वो एकदम स्टॉप हो जाती है, वो बंद हो जाती है, राइट। और अगर हमने एयर की जो सप्लाई है वही स्टॉप कर दिया तो उसकी वजह से जो फायर है वो भी आगे नहीं फ्लेम होगा ज्यादा। The most common fire extinguisher is water. तो बच्चों जो सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर हमें देखने को मिलता है वो वाटर ही है। एंड वाटर वर्क्स only when things like wood and paper are on fire. और जो वाटर है वो सिर्फ तभी काम करता है या तो जब लकड़ियों में आग लगी हो या फिर जब पेपर में आग लगी हो। If electrical equipment is on fire, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है तो वाटर जब आप उसके ऊपर डालते हैं तो उसकी वजह से कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी और आपको शॉक भी लग सकता है, आपको करंट लग सकता है। एंड harm those trying to douse the fire, और जो लोग फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हार्म हो सकता है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एंड वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, राइट। क्योंकि होता क्या है कि जो भी फायर में इन्वॉल्व होता है, आपका पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑयल इन्वॉल्व है, पेट्रोल इन्वॉल्व है, तो जब भी इन वजह से आग लगा होता है तो उसके ऊपर जब आप वाटर को डालते हैं तो वाटर क्या है बच्चों, वाटर तो हेवियर है एज कम्पेयर टू ऑयल। सो ऑन स्प्रिंग वाटर इट श्रिंक और ऑयल फ्लोट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो तो क्या करने लग जाता है, वो सिंक हो जाता है और जो ऑयल है वो फ्लोट हो जाता है। तो जो फायर है वो कभी भी नहीं बुझेगी, फायर लगना कंटिन्यू ही रहेगा। इसी वजह से जब भी पेट्रोल या फिर ऑयल की वजह से आग लगी होती है हम कभी भी वाटर का यूज नहीं करते हैं। इवन जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी होती है तब भी हम वाटर का यूज नहीं करते क्योंकि उससे क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। जब वुड या फिर पेपर में फायर लगा होगा उसी टाइम पे आप वाटर का यूज कर सकते हैं, तभी जो फायर है वो पुट ऑफ हो पाएगी। नाउ जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज CO2, ये बच्चों बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है फायर्स के लिए, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पेट्रोल एक्सेट्रा। CO2 being heavier than oxygen, अब ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से हेवी होता है और ये कवर करता है फायर को एक ब्लैंकेट की तरह, राइट। Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, जो भी कॉन्टैक्ट था फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में वो कट ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से जो फायर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर, जो CO2 है उसको हम स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर पे एज लिक्विड इन सिलेंडर। एंड जो CO2 होता है बच्चों वो एक्सपैंड होता है बहुत ही इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड वो कूल डाउन भी हो जाता है। सो इट इज नॉट ओनली फॉर्म फॉर ब्लैंकेट, तो ये सिर्फ एक ब्लैंकेट को फॉर्म नहीं करता अराउंड दी फायर, लेकिन ये क्या करता है, जो टेम्परेचर है उसको भी कम कर देता है। और किसके टेम्परेचर को, जो भी फ्यूल है उसके टेम्परेचर को। दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसी वजह से ये बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। या बच्चों CO2। नाउ अनदर वे ऑफ फायर कंट्रोल दैट थ्रू अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स। तो बच्चों एक और वे है जिससे कि हम आग को बुझा सकते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं बहुत सारे ड्राई पाउडर को ऑफ अ केमिकल, जैसे कि आपके सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर दी फायर। अब बच्चों ये जो केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं, दे गिव ऑफ दी CO2, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ कंबशन, राइट। तो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। So if you take a piece of paper and wood and try to burn them, right, we see that both these combustion material do not burn at the same time. तो बच्चों जब आप पेपर को और वुड को जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या है ये कंबस्टेबल सब्सटेंसेस जैसे कि हमने पढ़ा, तो ये दोनों ही बर्न सेम टाइम पे नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही फास्टर बर्न हो जाती है, लेकिन कुछ चीजों को टाइम लगता है बर्न होने के लिए। Let us study more about the different type of combustion. तो बच्चों हम अब क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट टाइप के कम्बशंस को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लो कम्बशन को। So burning of wood, coal, wax candle, pieces of paper और other materials, ये सारे ही आपके स्लो कम्बशन में आते हैं। Now coming to rapid combustion.
So when we bring a burning matchstick, जब हम क्या करते हैं, हम पास में एक burning matchstick को लेके आते हैं, गैस लाइटर को लेके आते हैं नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, हमें क्या देखने को मिलता है कि ये बहुत ही रैपिडली बर्न हो जाता है एंड ये प्रोड्यूस करता है हीट को और लाइट को। तो बच्चों इस टाइप के कंबंशन को हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबंशन, राइट। सो कुकिंग गैस, स्पिरिट, पेट्रोल, कैम्फर, ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं रैपिड कंबंशन के। देन वी हैव स्पॉन्टेनियस कंबंशन। तो ये जो टाइप होता है कंबंशन का, इसमें क्या होता है, इसमें जो मटेरियल होता है वो सडनली बर्स्ट हो जाता है फ्लेम के अंदर एंड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरेंट कॉज, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबंशन। तो बच्चों जब आप क्या करते हो, जब आप स्ट्राइक करते हो हेड ऑफ मैचस्टिक को, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक सडनली एक फ्लेम जो है वो बर्स्ट होते हुए देखने को मिलता है। द हेड ऑफ द मैचस्टिक वो क्या करता है, कैच करता है फ्लेम को बहुत ही इंस्टेंटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ बर्निंग मैचस्टिक, और ये आपका एग्जांपल किसका था, स्पॉन्टेनियस कंबंशन का। नाउ कमिंग टू एक्सप्लोसिव कंबंशन, राइट। सो व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब आप किसी भी पटाखे में आग लगाते हैं तो एक सडन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है जिसमें कि एवोल्यूशन होता है हीट का, लाइट का और साउंड का, राइट। जब भी आप पटाखे जलाते हैं तो हीट भी है, लाइट भी है और साथ में साउंड भी होता है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस वो फॉर्म होता है इस रिएक्शन से, राइट। सच रिएक्शन इज नोन एज एक्सप्लोजन, और इसी रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं एंड बहुत ही बड़ा एक साउंड प्रोड्यूस होता है अलोंग विद द कंबंशन। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फ्लेम। सो टेक अ कैंडल एंड अ पीस ऑफ वुड, आपको एक कैंडल लेना है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है एंड आपको लाइट करना है उनको विद अ मैचस्टिक। Have you ever compared the way the two substances burn? क्या आपने कभी कंपेयर किया है कि ये दोनों ही substances कैसे burn होते हैं? Do they burn in the same manner? क्या वो दोनों ही same manner में burn होते हैं? Do you know that everything that burns does not produce a flame? क्या आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज को burn करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज से आपको flame देखने को मिलेगा। The candle burn with a flame, whereas the wood has it does not always do so. Which means कि जब भी आप कैंडल को बर्न करते हैं तब तो आपको फ्लेम देखने को मिलता है, पर जरूरी नहीं है कि आप हर बार जब वुड को बर्न करेंगे तब आपको फ्लेम देखने मिले। So substances which vaporize will only produce a flame, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपराइज हो जाते हैं सिर्फ वही फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। चारकोल, आयरन फॉर एग्जाम्पल, ये बर्न होते हैं विदाउट ऑक्सीजन, सो बट डू नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम, लेकिन ये कोई भी फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बच्चों जो चारकोल एंड आयरन होते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये बर्न होते हैं ऑक्सीजन में, लेकिन ये कोई भी फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, इस पिक्चर में आपको बर्निंग वुड दिखाया गया है और बर्निंग कैंडल दिखाया गया है, और आपसे ये पूछा था कि क्या दोनों का बर्निंग सेम होगा? नो, इट इज नॉट, राइट। नाउ व्हाट इज फ्लेम? अब ये फ्लेम होता क्या है? So a region of burning gases is known as flame, and जो flame होता है वो zone होता है combustion of gaseous substance का, which is accompanied by heat and light. अब बच्चों ये जो wax candle है ये burn होता है येलो फ्लेम के साथ। तो बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने कैंडल को burn किया है और आपको जो फ्लेम दिख रही है वो येलो कलर की दिख रही है। तो जितने भी डोमेस्टिक गैसेस होती हैं वो बर्न करती है विद अ ब्लू फ्लेम, राइट। अब आप नोटिस करना किचन में जाके, जब आपकी मदर गैस स्टोव को ऑन करेंगे, जलाएंगी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ब्लू कलर का फ्लेम होगा, जबकि जो वैक्स कैंडल होता है जब वो बर्न होती है तो वो येलो कलर का फ्लेम दिखाती है। नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। सो व्हेन यू लाइट अ कैंडल, जब आप किसी भी कैंडल को जलाते हैं तो हाउ मेनी जोन्स इन द फ्लेम कैन बी ऑब्जर्व, तो आप कितने जोन्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। सो व्हेन यू लाइट अ कैंडल, जब भी आप कैंडल को जलाते हैं तो आप किसी भी फ्लेम में कितने जोन्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। सो इट वेरीज इन इट्स कलर एंड हीट, तो बच्चों वो वेरी करता है उसके कलर से, उसके हीट से। अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड किया है फ्लेम को 4 जोन्स के अंदर। तो 4 जोन होता है आपका नॉन ल्यूमिनस जोन, या फिर आप बोल सकते हो जोन ऑफ कंप्लीट कंबंशन। सो इफ यू ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, तो आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आउटर मोस्ट जोन को ऑफ द फ्लेम, इट इज फेंटली विजिबल, वो बहुत ही कम विजिबल होता है। इट इज ट्रांसपेरेंट ब्लू इन कलर, और वो ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर का होता है
एंड इट इज हॉटेस्ट जोन, और इसको हम हॉटेस्ट जोन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो कंप्लीट कंबेंशन होता है ऑफ वेपर्स का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दिस इज ड्यू टू मैक्सिमम ऑक्सीजन बीइंग अवेलेबल हियर, और यहाँ पे हमें कंप्लीट कंबेंशन क्यों देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई देखने को मिलता है। देन वी हैव ल्यूमिनस जोन और जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबेंशन। तो नेक्स्ट ऑफ दिस इज अ पेल येलो कलर का जोन होता है जहाँ पे आपको इनकम्प्लीट कंबेंशन देखने को मिलती है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द फ्लेम हाइड्रोजन बर्न्स विद अ ब्रिलियंट येलो ल्यूमिनस फ्लेम। और बच्चों यही एक रीजन है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लेम देखने को मिलती है येलो कलर की, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो बर्न हो रहा होता है। नाउ द कार्बन ऑल्सो बर्न इन दिस जोन, और इस जोन में हाइड्रोजन के साथ साथ जो कार्बन है वो भी बर्न होता है, जिसकी वजह से आपको कुछ ल्यूमिनस टू द फ्लेम देखने को मिलता है, और वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कुछ ऐसे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि ग्लो करते हैं और एमिट भी करते हैं येलो लाइट को, राइट। देन वी हैव सेंट्रल जोन। तो बच्चों जो हमारा सेंट्रल जोन या फिर जोन ऑफ नो कंबेंशन है, इट इज द इनर मोस्ट जोन, ये सबसे अंदर वाला जोन होता है जो कि सराउंड करता है विक को, एंड ये डार्क होता है कलर में। Here the wax vapors are unburned, यहाँ पे जो वैक्स के वेपर्स होते हैं वो एकदम अनबर्न होते हैं बिकॉज उनके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होता, तो यहाँ पे आपको कोई भी कंबेंशन देखने को नहीं मिलता है। If we pass a wooden splinter through the dark zone, जब भी आप क्या करते हो किसी भी वुडन स्प्लिंटर को पास करते हो डार्क जोन से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इट कम्स आउट अनबर्न, तो वो अनबर्न मतलब कि बिना जला ही वापस आ जाएगा। Now coming to the fourth one, which is innermost zone or zone of no combustion. तो बच्चों ये बहुत ही स्मॉल रीजन होता है। At the base of the wick there is a blue color zone. तो बच्चों आपको यहाँ पे जो wick है उसके बेस पर ब्लू कलर जोन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वेपराइज वैक्स होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वो बर्न हो जाता है बहुत ही कम्प्लीटली विद द ब्लू फ्लेम इन दिस जोन, राइट। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बताया है कि जो वैक्स होता है बच्चों वो किससे बना होता है, वो सॉलिड कंपाउंड से बना होता है ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो बच्चों जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के इन द फ्लेम वो इनकैंडेसेंट हो जाते हैं व्हेन द कैंडल बर्न्स गिविंग आउट लाइट, राइट। नाउ कमिंग टू द एक्टिविटी 3, यहाँ पे आपको अगेन एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि आपको परफॉर्म करनी है विद द सुपरविजन ऑफ द टीचर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्यूल। तो बच्चों फ्यूल क्या होता है, फ्यूल इज अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज करते हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। We have learned that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. तो बच्चों हमने अभी ये लर्न किया है कि जितने भी हमारे सोर्सेज होते हैं हीट एनर्जी के, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए हो चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए हो, तो हमें किससे मिलता है, हमें मेनली लकड़ी से मिलता है, चारकोल से मिलता है, पेट्रोल से मिलता है या फिर केरोसिन से मिलता है, राइट। तो बच्चों ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इन्हीं सब्सटेंसेस को हम फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों एक अच्छा फ्यूल रेडिली अवेलेबल होता है, चीप होता है, बहुत इजीली बर्न हो जाता है एयर में एट अ वेरी मॉडरेट रेट, एंड ये प्रोड्यूस करता है बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को। सो लेट अस नो अ बिट मोर अबाउट फ्यूल्स इन डिटेल्स। तो हम थोड़ा और डिटेल में फ्यूल्स को जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड फ्यूल्स की। So बच्चों these fuels on burning emit deposit a lot of smoke and residue। तो बच्चों जब हम इन फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये एमिट करते हैं या फिर ये डिपोजिट करते हैं बहुत सारे स्मोक को और बहुत सारे रेजिड्यू को। जितने भी डंग केक्स होते हैं, फायरवुड होते हैं, स्ट्रॉ होते हैं या फिर अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, चारकोल होते हैं, कोल लाइक स्टेम कोक या फिर सॉफ्ट कोक, पैराफिन वैक्स, टैलो कैम्फर एक्सेट्रा, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, सॉलिड फ्यूल्स के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं बहुत सारी फील्ड्स में, एंड दे नीड मोर स्पेस फॉर शॉर्टेज एज वेल। द सेकेंड वन इज लिक्विड फ्यूल्स। तो बच्चों ये जो फ्यूल्स होते हैं इसको हम मोस्टली ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से एज बाय दी बाय प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम। नाउ ये जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं ये क्या छोड़ देते हैं बच्चों, बहुत ही कम स्मोक छोड़ते हैं और रेजिड्यू को छोड़ते हैं। जितने भी पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, अल्कोहल है, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल होते हैं लिक्विड
फ्यूल्स के। दे रिक्वायर लेस स्पेस टू स्टोर, और इनको स्टोर करने के लिए भी ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। देन वी हैव गैसियस फ्यूल्स। तो बच्चों ये जो फ्यूल्स होते हैं ये ना तो कोई भी रेजिड्यू छोड़ते हैं ऑन बर्निंग, ना ही ये एमिट करते हैं किसी भी टाइप के स्मोक को ऑन कंबंशन। So they are used at domestic as well as industrial level। इसी वजह से इनको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल चीजों के लिए यूज किया जाता है। जितने भी आपके एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, राइट, उसके अलावा कोल गैस, बायोगैस, ये सारे ही आपके गैसेस फ्यूल के एग्जाम्पल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको अगेन बूस्टर ब्रेन दिया हुआ है, जिसमें आपको बोला है कि इनकम्प्लीट जो कंबंशन होता है उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है हाईली पॉइजनस गैसेस का, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कोल होता है वो मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, एंड जितने भी व्हीकुलर एग्जॉस्ट करते हैं क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड को इन दी एयर। जो हीमोग्लोबिन है दैट इज अ ह्यूमन बॉडी प्रोटीन, वो कैरियर होता है ऑक्सीजन का इन आवर ब्लड, एंड इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों ये फॉर्म करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी वजह से कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल टू द बॉडी, और ये क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिल रहा होता है उसको कट डाउन कर देता है, जिसकी वजह से सफोकेशन भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, को पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। Now let us know about different type of gaseous fuels। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट तरीके के gaseous fuels है। तो बच्चों सबसे पहले है हमारे पास LPG, which is liquid petroleum gas, right? So this gas is being used as cooking gas in our household। तो बच्चों इस गैस को हम एक कुकिंग गैस की तरह यूज करते हैं अपने घरों में, और इसमें कंटेन होते हैं ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो बच्चों ये हमारा लिक्विफाइड एंड कंप्रेस्ड होता है बिफोर बीइंग फिल्ड इन दी सिलेंडर, राइट। सिलेंडर में फिल करने से पहले हम इसको लिक्विफाइड कर देते हैं, हम इसको कंप्रेस कर देते हैं। सेकेंड वन इज CNG, विच इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बच्चों इसको हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल ऑयल वेल से, एंड ये सब्स्टिट्यूट होता है गैसोलीन का, विच इज पेट्रोल और डीजल फ्यूल। अब बच्चों ये जो गैस होता है वो एकदम ऑर्डरलेस होता है, कोई भी स्मेल इसकी नहीं होती है, बट अ केमिकल जिसका नाम है इथाइल मैरकैप्टन विच हैज अ फाउल स्मेल, इसको ऐड किया जाता है ताकि हम क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए कि कोई लीकेज तो नहीं है सिलेंडर से। तो लीकेज के लिए हम इस केमिकल कंपाउंड का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा नेचुरल CNG होता है वो एकदम ऑर्डरलेस होता है, उसकी खुद की कोई भी स्मेल नहीं होती है। द थर्ड वन इज नेचुरल गैस। तो बच्चों जो नेचुरल गैस होता है वो हमें ऑयल वेल्स में मिलता है एंड ट्रैप्ड अबव द क्रूड पेट्रोलियम। नाउ इट मेनली कंटेन्स मीथेन, इसमें मेनली मीथेन कंटेन होता है विच इज गिवन आउट फ्रॉम प्योरिफाइड ऑर्गेनिक मैटर। देन वी हैव वाटर गैस। तो बच्चों इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कार्बन, एंड इसमें कंटेन होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसको हम वाटर गैस बोलते हैं। फिर है बच्चों प्रोड्यूसर गैस। So it is prepared by passing air over red hot carbon, मतलब कि जैसे हम वाटर गैस को कर रहे थे वैसे हम प्रोड्यूसर गैस को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे इसमें कंटेन था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे ये कंटेन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रोजन को, और इसको यूज किया जाता है बच्चों इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल, राइट। देन वी हैव कोल गैस। तो बच्चों इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम हीटिंग हार्ड कोक एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कोक एज वेल, एंड इसमें कंटेन होते हैं आपके मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ऑल द फ्यूल्स आर रिच इन कार्बन कंपाउंड। जैसे कि हमने देखा जितने भी हमने अभी तक फ्यूल्स पढ़े वो सारे ही क्या थे बच्चों, रिच थे कार्बन कंपाउंड से। एंड कार्बन क्या है, कार्बन को हम बेस फ्यूल भी बोल सकते हैं। तो जो पेट्रोलियम होते हैं वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं हाइड्रोजन में, एंड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन के, एंड जो कार्बन होते हैं इन दोनों के क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन, और इनको हम यूज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से एज अ फ्यूल। जो वैक्स है बच्चों वो भी हाइड्रोकार्बन ही होता है, और ये प्रोडक्ट होता है किसका, ये प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का। नाउ कमिंग टू फ्यूल एफिशिएंसी और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी या फिर कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, राइट।
So the amount of heat energy produced on complete combustion, मतलब कि किस अमाउंट में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है कंप्लीट कंबंशन में ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो बच्चों ऑल द फ्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, जैसे कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि जो भी फ्यूल है वो सेम अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करें या फिर हीट को प्रोड्यूस करें ऑन बर्निंग, एंड द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो बच्चों इसी वजह से जो फ्यूल की एफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू होती है, एंड जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक यूनिट में, और उस यूनिट का नाम क्या है, किलो जूल पर केजी, राइट। किलो जूल पर केजी को आप यहाँ से ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कुछ फ्यूल्स की वो यहाँ पे आपको टैबुलेटेड फॉर्म में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको फ्यूल दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको कैलोरीफिक वैल्यूज दी हुई है ना किलो जूल पर केजी, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो ये आपके सॉलिड फ्यूल्स हैं, जैसे कि काऊ डंग केक, वुड, कोल, चारकोल, राइट। ये आपके लिक्विड फ्यूल्स हैं जो कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, अल्कोहल, और ये आपके गैसेस फ्यूल है जिसमें सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और यहाँ पे आपको सबकी ही कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जाम्पल जो काऊ डंग केक होता है उसको 6000 to 8000 होता है, अगर हम वुड की बात करें तो 17000 to 22000 होता है। कोल का कितना होता है बच्चों, 25000 to 33000। चारकोल का होता है 25000 से 38000। सिमिलरली पेट्रोल का होता है 45000, केरोसिन का होता है 45000, डीजल का होता है 45000, मीथेन का होता है 50000, अल्कोहल का कितना होता है 3000 to 3200। जो गैसेस फ्यूल्स है जिसमें आपके सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या फिर हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो सीएनजी का होता है बच्चों 50000, एलपीजी का होता है 55000, बायोगैस का होता है 35000 से 40,000, एंड हाइड्रोजन का होता है 1,50,000, राइट। तो बच्चों ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि जब भी हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं उसकी वजह से हमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। So the increasing fuel consumption has harmful effects on the environment. जब भी हम फ्यूल का कंजप्शन इंक्रीज करते हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट में, एंड जो मेन इफेक्ट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि हम फ्यूल्स को बर्न कर रहे होते हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन सेज कार्बन फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे ही रिलीज करते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस को, जैसे कि अस्थमा। सेकेंड वन इज योर इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ दिस फ्यूल्स, उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है, एंड ये अगेन बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है, एंड ये काफी ज्यादा डेंजरस है टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। अब बच्चों ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है ये प्रोड्यूस करता है एंड ये किल कर सकता है पर्सन को sleeping in that room, right? Then we have combustion of most fuels, ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इन द एनवायरमेंट, which means कि जब जब हम फ्यूल्स को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाता है हमारे एनवायरमेंट में। A percentage increase in carbon dioxide in the air, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, विच मीन्स कि हमारे एनवायरमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे पोलर आइस कैप्स होते हैं वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड जो भी सी लेवल है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ हमें देखने को मिलता है, विच मीन्स स्प्रेडिंग होती है ऑफ अ लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड ऑन द सी एट द कोस्ट। Then we have burning of coal and diesel. तो बच्चों जब भी हम क्या करते हैं, कोल या फिर डीजल को बर्न करते हैं उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग या फिर कोरोसिव गैस होता है। मोर ओवर जो आपके पेट्रोल इंजन होते हैं दे गिवन ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये डिसॉल्व हो जाता है रेन वाटर में और ये फॉर्म करता है एसिड को, और उसी वजह से हमें एसिड रेन देखने को मिलता है। अब ये जो एसिड रेन होती है वो क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल होती है, इवन जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है
उसकी फर्टिलिटी को भी कम कर देती है, राइट। देन वी हैव बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, राइट, विच कंटेन्स कार्बन। ये कॉज करते हैं बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को। तो होता क्या है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो जितने भी अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, वो सस्पेंडेड रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में से सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों अस्थमा, राइट। तो अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमन बन चुका है आज के टाइम पे। जितने भी लेड कंपाउंड होते हैं वो रिलीज करते हैं बहुत सारे एग्जॉस्ट को और व्हीकल्स, एंड ये काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इंक्रीजिंग यूज ऑफ अनलीटेड पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस लेड पॉल्यूशन, राइट। देन जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, दे गिवन ऑफ फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ इंजन ऑफ व्हीकल्स, एंड ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होते हैं इन दी एनवायरमेंट। सिमिलरली अगर हम वुड को बर्न करते हैं, अगर हम लकड़ी को जलाते हैं, राइट, तो उसकी वजह से बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारा स्मोक निकलता है, और ये जो स्मोक होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इवन जो हमारा एनवायरमेंट है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से हमें ढेर सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो मोर ओवर जो कटिंग ऑफ ट्रीज है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो बच्चों डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि जब हम फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं, राइट, ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। नाउ कमिंग टू प्रिवेंटिंग ऑफ एनवायरमेंट। सो फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ एनवायरमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी हम यूज कर रहे हैं डीजल को, पेट्रोल को एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, हमें उनको रिप्लेस करना पड़ेगा सीएनजी से, क्योंकि जो सीएनजी होता है बच्चों वो प्रोड्यूस तो करता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स को, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करता है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा जितने कि हमारे क्या है पेट्रोल है एज अ फ्यूल और डीजल है एज अ फ्यूल। तो सीएनजी होता है बच्चों वो क्लीनर फ्यूल होता है, एंड सीएनजी क्या करते हैं, सीएनजी जितने प्रोडक्ट्स हैं इज वाटर वेपर, जो कि हार्मफुल नहीं होता हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो इसी वजह से हमने क्या बोला कि जितना भी हम पेट्रोल और डीजल का यूज कर रहे हैं हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे बच्चों, सीएनजी से, क्योंकि सीएनजी एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल वो काफी ज्यादा क्लीनर फ्यूल है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को इतना ज्यादा हार्म नहीं करता है जितना कि पेट्रोल और डीजल हार्म करते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू समिंग अप, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, कंबंशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस जिसमें इवोल्यूशन होता है हीट एंड लाइट का। फिर हमने बोला कि जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा असेंशियल है कंबंशन के लिए। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत ही रेडिली बर्न हो जाते हैं उनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेडिली बर्न नहीं हो पाते हैं उनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर हमारा लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो फायर को कैच करते हैं। अब फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। तो मोस्ट कॉमन फायर है, राइट, तो सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो हमारा वाटर है, एंड वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर्स। तो वाटर को हम यूज नहीं करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए अगर जो फायर है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर ऑयल्स की वजह से लगी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है फायर के लिए, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर पे एज लिक्विड इन सिलेंडर। जो रीजन होता है बर्निंग गैसेस का उसको हम फ्लेम बोलते हैं, एंड हमारे पास 4 जोन होते हैं फ्लेम के। फर्स्ट वन इज नॉन ल्यूमिनस, सेकंड वन इज ल्यूमिनस, फिर आता है सेंट्रल जोन एंड फिर आता है इनरमोस्ट जोन। अब बच्चों उसके बाद हमने क्या देखा कि एक फ्यूल क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस करता है हीट को एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, राइट। फिर हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप के फ्यूल्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। फिर हमने देखा कि जो एलपीजी और सीएनजी है, नेचुरल गैसेस हैं, वाटर गैसेस हैं, प्रोड्यूसर गैस है, कोल गैस है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड गैसेस होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है बच्चों वो प्रोड्यूस करती है ऑन कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, जिसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जितने भी फ्यूल्स होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं ऑन बर्निंग, एंड जो एफिशिएंसी होती है फ्यूल की वो हम डिटरमाइन करते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से। जो इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन है वो काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंट में, एंड जो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है फ्यूल का उसकी वजह से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस गैस होता है। जैसे जैसे इंक्रीज होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, वो किससे लिंक है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग से।
जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, वो डिसॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर में, जिसकी वजह से हमें एसिड रेन देखने को मिलता है। और ये जो एसिड रेन होता है ये हमारे क्रॉप्स के लिए, सॉइल के लिए और बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। फॉर प्रिवेंटिंग द एनवायरमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी डीजल और पेट्रोल है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा बाय दी सीएनजी। तभी हम क्या कर सकते हैं, जितना भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों इसी के साथ हमारे ये चैप्टर हो गए यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप यू ऑल विल रिवाइज इट एंड विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस ओवर हियर। So I'll meet you in the next class with the next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.